हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज एक नया वीडियो में आपको स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम मॉलिक्यूलर आपकी जो है ना बायोलॉजी है उसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कीजिए 4 से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि व्हिच न्यूक्लिक एसिड्स बोलेंगे तो आपके दिमाग के अंदर दो आना चाहिए, एक तो होता है आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स की मतलब वही है। इन सम वायरसेस कैन ऑल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा डीएनए जो होता है, डीएनए आज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली, ठीक है ना, नॉर्मली हर एक मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको डीएनए आज द जेनेटिक मटेरियल दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डीएनए में एक डीऑक्सी जो उनके जो शुगर के स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो आपके उनके शुगर के स्ट्रक्चर में आपको कुछ डीऑक्सी राइबोस देखने को मिलेगा, यानी कि उनके 2 प्राइम एंड में ऑक्सीजन नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है। एंड इसलिए ये स्टेबल होता है क्योंकि उनकी जो 3 प्राइम एंड रहेगा। ठीक है, यदि मैं आपको यहाँ पे पिक्चर करके बताती हूँ, और डीएनए में क्या होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है चीज़ें। राइबोस शुगर की यदि हम बात करेंगे, पेंटोज शुगर है, मतलब कि शुगर की पिक्चर ऐसे रहेगा, ये कार्बन 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशंस, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 होता है। ठीक है, अच्छा, कार्बन 1 पोजीशंस में हमेशा कौन अटैच रहेगा ना, नाइट्रोजिनियस जो है ना बेसिस जो होता है एटीजीसी, मतलब एडेनिन हो सकता है या तो थायमिन हो सकता है या तो गुआनिन, नहीं तो साइटोसिन होता है। उन चारों में से कोई एक जुड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि चारों भी चारों जुड़ जाएंगे। मान के चलिए कि एडेनिन जुड़ा है, ठीक है, मान के चलिए। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे उनकी जो कार्बन 2 पोजीशंस की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, OH ऐसे ना होके यहाँ पे O रिमूव हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए उनके नाम होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या नाम होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, आरएनए में क्या होगा ना, आरएनए में वही शुगर प्रेजेंट है, लेकिन उनकी 2 प्राइम में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, 3 में तो OH होता है, एंड यहाँ पे तो कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस से ऐड हो जाएगा, एंड इसकी 5 प्राइम यहाँ इस एंड में फॉस्फेट जुड़ता है। समझ रहे हो ना? अच्छा, जो डीएनए एंड आरएनए के जो शुगर के बीच में ये बेसिक क्या रहता है, डिफरेंसेस रहता है। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। OH ग्रुप रहेगा तो और कोई दूसरे के साथ बॉन्ड बना के टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। समझ रहे हो ना? अच्छा, लेकिन यदि यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे यदि आप देख रहे हो कि 3 प्राइम में OH रहता है, और ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, मान लीजिए यहाँ पे फॉस्फेट ऐड है तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। समझ रहे हो ना? कोई दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ वो कैसे बॉन्ड बनाता है ना, कोई दूसरे न्यूक्लियोटाइड की यदि हम स्ट्रक्चर करेंगे, उनके भी ऐसे इस तरीके से शुगर रहेगा, उनकी यहाँ पे भी 5 प्राइम में फॉस्फेट ऐसे रहता है। ठीक है, उनमें 2 प्राइम पे H रहता है, 3 प्राइम पे OH रहता है, यहाँ पे और कोई मान लीजिए गुआनिन ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है कुछ वो दोनों के बीच में बनता है। ठीक है ना, ये दोनों के बीच में यहीं पे बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ रहे हो ना? तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ऐसे बहुत तरीके के न्यूक्लियोटाइड मिलने के बाद डीएनए बनाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो याद रखिए यहाँ पे ये तो शुगर है, ये नाइट्रोजिनियस बेसिस है, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इस साइड्स में लिख देती हूँ, यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये जो शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो बॉन्ड हो गया, ये हो गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, मतलब कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में हो रहा है तो डाई हो गया, एंड फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में हो रहा है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। देखिए, आरएनए में क्या होता है ना, इस 2 प्राइम पे OH होता है, 3 प्राइम वाला तो दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा उसके साथ ऐड कर लेगा, मतलब कि बॉन्ड बना लेगा, लेकिन यहाँ पे जो उनकी 3 प्राइम पे जो OH होता है आरएनए में, वो क्या करता है, वो दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, उनके स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। तो इसलिए आपने शायद सुने होंगे जो वायरसेस था, जो कोविड वायरसेस था 2020 से 21 तक, जो है ना, मतलब कि अपने कोविड के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा। आपने सुने कई सारे वेरिएंट है, मान लीजिए उड़ीसा में अलग है, कर्नाटका में अलग है, डिफरेंट स्टेट के अंदर भी उनकी वेरिएंट अलग है, एक ही स्टेट में भी उनकी वेरिएंट अलग अलग रहा था। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, आपने ये चीज़ भी सुने होंगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कोविड वायरसेस था जो एक
आरएनए कंटेनिंग वायरसेस था। जब वायरसेस आरएनए कंटेनिंग होगा यानी कि उनकी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा तो ये उनकी जो स्ट्रक्चर है मतलब कि चेंज कर लेता है, तो इसलिए उसके खिलाफ जो दवा वगैरह बनाना थोड़ा आसान नहीं रहता है। समझ रहे हो ना। अच्छा, तो यहाँ पे यदि हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन जो दे रखा है, ठीक है, तो हाँ, देखा है कि हुईच न्यूक्लिक एसिड इन सम वायरसेस, कौन से न्यूक्लियोसाइड रहता है सम वायरसेस कैन आल्सो एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। तो क्या होगा, आरएनए जो है कुछ वायरसेस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से काम करता है, लेकिन नॉर्मली डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, स्टेबल होता है इसलिए। लेकिन जो पहला जेनेटिक मटेरियल जिसको खोज किया गया था, मतलब कि पहले जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, आरएनए से फिर वो डीएनए को चेंज हो गया है। समझ लो ना। अच्छा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए इज टर्म्ड एज, तो आप सेंट्रल डोग्मा को समझ लीजिए। सेंट्रल डोग्मा का मतलब है कि कंटेंट, जैसे बुक में कंटेंट होता है, मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 से 30 तक है, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 31 से 50 तक है, ऐसे बुक के पहले लिखा जाता है, उसको हम कंटेंट कहते हैं। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर कौन सी कैरेक्टर रहेगा, मतलब कि कहाँ पे कौन सी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, वो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। आपकी हेयर कैसे होगा, कर्ली होगा, स्ट्रेट होगा, आप टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे, आपकी बॉडी कलर डार्क होगा या फेयर होगा, तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिखा रहता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए में होता है। तो सेंट्रल डोग्मा में हम देखेंगे कि डीएनए, याद रखिए डीएनए से जब डीएनए बनता है ना, डीएनए से डीएनए बननी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डीएनए से डीएनए बनना प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिका का मतलब है कि कॉपी। डीएनए से आरएनए बनने प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए से आरएनए बनेगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से जिस प्रोसेस में प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट हुआ, जैसे इंग्लिश से उड़िया, इंग्लिश से हिंदी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो उसी तरीके से ट्रांसलेशन होता है। आरएनए के अंदर जो चीज़ें लिखा है प्रोटीन की लैंग्वेज में, मतलब कि ऐसे पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, ठीक है ना, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और प्रोसेस मेकिंग आरएनए, आरएनए हमको बनाना है कहाँ से ना, फ्रॉम द डीएनए, तो ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ना, ट्रांसक्रिप्शंस कहेंगे। एंड वही होता है सेंट्रल डोग्मा। समझ लो ना, पिछले बार क्वेश्चन आया था कि सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताइए। अच्छा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो 5 क्वेश्चन नंबर 5 की ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो आपको आई होप ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांजैक्शंस, इस ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शंस क्या होता है ना, जेनेटिक्स में हमने डिस्कशन किए थे कि जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, मतलब कि जो डीएनए है नेकेड एनवायरनमेंट से जब सेल के अंदर एंट्री होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। ट्रांसडक्शन एक वायरसेस के थ्रू जब एक सेल के अंदर एंट्री होगा, कोई के मीडियम दे के हम ट्रांसडक्शंस कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि डीएनए से नेकेड रहता है आउटर एनवायरनमेंट में और एक सेल के अंदर एंट्री हो जाएगा, हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक सेल को ये कि मान लीजिए कि वायरसेस के अंदर सेल है और दूसरे सेल के अंदर वो, चलिए वायरसेस के अंदर के जेनेटिक मटेरियल है, दूसरे सेल के अंदर एंट्री हो गया, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक कोड इज ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन आरएनए। जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस, द जेनेटिक कोड इज ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन आरएनए। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस है आरएनए के ऊपर। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। एक्चुअली क्या होता है ना, इस तरीके से ये आरएनए है, कुछ ऐसे होता है ए यू जी, ये 3 न्यूक्लियोटाइड रहेगा, मान लीजिए यू 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 है, यू सी सी है, समझ रहे हो ना। मान लीजिए तो ए यू जी है, तो यहाँ पे जब भी ये बनाएगा तो ये मेथियोनिन ऐड करेगा, यहाँ पे फिनाइललाइन को ऐड करेगा, मान लीजिए यहाँ पे ल्यूशीन, फिर कोई कुछ है सी सी ए है ना, तो सी ए टी है तो हिस्टीडिन को ऐड करेगा, ये लाइसिन को ऐड करेगा। तो डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन। तो जेनेटिक कोड के हिसाब से कौन सी, किसके ऊपर कौन सी अमीनो एसिड्स आके जुड़ेगा, ये हमको बताता है जेनेटिक कोड। ठीक है। इज यूनिवर्सल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। यूनिवर्सल तो है लेकिन उनमें भी कुछ आपको एक्सेप्शंस कहीं पे देखने को मिलेगा। जैसे AUG है, मतलब कि स्टार्ट कोडन होता है सभी सेल्स के लिए, मतलब रेड वगैरह कुछ, लेकिन कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में उनकी एक्सेप्शंस देखने को मिलेगा।
तो जो बेस्ट आंसर रहेगा डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम इज टर्म्ड एज। तो जिस प्रोसेस में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। अभी तो हमने डिस्कस किए थे कि डीएनए से आरएनए बनना प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंड आरएनए से प्रोटीन बनना प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ना? ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ, तो पॉलीमर क्या कहते हैं? बहुत सारे मोनोमर यूनिट को मिलाने के बाद जो चीज़ें बनता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो डीएनए के पॉलीमर्स जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो न्यूक्लियोटाइड्स दे रखा है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स दे रखा है, न्यूक्लियोसाइड्स दे रखा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोटाइड्स तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड हम ठीक है ना कैसे बोलेंगे? देखिए यहाँ पे डीएनए दे रखा है, आपको मैं यहाँ पे कंपैरिजन करके बता देती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, जब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है, सिर्फ हमको डीएनए के बारे में पूछा है। जब हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं वो डीएनए के लिए भी एप्लीकेबल होता है, वो आरएनए के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर क्या है आपको ये तो मैं पहले बता देती हूँ। न्यूक्लियोटाइड हम किसको कहते हैं, ठीक है। सो देखिए, हाँ एक मतलब कि बच्चे पूछा था ये लाइफ साइंस की क्वेश्चन है क्या? यस बिल्कुल, आप जूलॉजी लाइफ साइंस जो भी मतलब कि जो एंट्रेंस दोगे ना तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। मतलब कि क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन ही आ जाएगा, लेकिन बस इस कॉन्सेप्ट से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। मतलब क्वेश्चन उससे इस कॉन्सेप्ट से बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, ये तो गारंटी है। हाँ, डायरेक्टली वही क्वेश्चन उठा के यहीं पे वहाँ पे पूछ देंगे ऐसा तो मैं नहीं बोल पाती हूँ। और कोई भी ऐसा बोल रहा है तो वो भी नहीं, उसको कैसे बताएगा? खुद ही बनाएगा तो हो पाएगा। लेकिन ज़रूर ये आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हो ना। डीएनए से आरएनए बनना प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। थोड़ी ना अलग हो जाएगा, आपको यहाँ उसको घुमा फिराएगा। जैसे सेंट्रल डोग्मा पूछा था, है ना, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे सेंट्रल डोग्मा पूछा था। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा बता दिया। मान लीजिए इस बार सेंट्रल डोग्मा ऐसे पूछेगा तो आप कर पाओगे, समझ रहे हैं। क्वेश्चन करने से एक ही मतलब कि बेनिफिट आपको ये मिलता है, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाता है। आपको लगता है हाँ ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। जब पढ़ने के टाइम पे आपको लगता था हाँ ये क्या है, ठीक है ना, जब आप क्वेश्चंस करोगे आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि यस ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये है शुगर, ठीक है। तो जो शुगर होता है उसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं, ठीक है ना। पेंटोज 5 कार्बन रहता है, तो कार्बन नंबर ये 1 है, ये कार्बन नंबर 2, यहाँ पे 3 रहेगा, एंड यहाँ पर 4, यार ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन है। हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ कोई भी नाइट्रोजनियस बेसिस जो है ऐड होता है। नाइट्रोजनियस बेसिस कुछ भी हो सकता है, ATGC उनमें से कोई कुछ एक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कार्बन नंबर 2 में यहाँ पे OH, क्योंकि क्या है कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट में हमेशा ऐसे होता है। मान लीजिए C5 है, C6H12 जैसे था, O5, समझ रहे हो ना। कार्बोहाइड्रेट में जितना कार्बन रहता है वाटर उतना ही रहता है, तो इसलिए जब हम करेंगे तो कार्बन वाटर दुगुना हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जितना कार्बन है तो उसमें कर लेंगे तो 5 कार्बन है तो 10 हाइड्रोजन होगा, तो 5 ऑक्सीजन रहेगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऊपर हाइड्रोजन होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन जो दुगुना है तो यहाँ पे बैलेंस हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा, उसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। बॉन्ड ना बोल के लिंकेज बोलते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्शंस में चीज़ें चलता है, समझ रहे हो ना। क्लास करने के टाइम पे भी ये चीज़ मैंने आपको बताया था, है ना, जब भी हम पढ़ रहे थे उसमें स्ट्रक्चर। तो जब भी नाइट्रोजनियस बेसिस एंड शुगर ये ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं हम उसको? न्यूक्लियोसाइड, समझ रहे हो ना। अच्छा, इस न्यूक्लियोसाइड्स में जब यहाँ पे आके के फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है ना। अच्छा, तो एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरा और एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे है ना एच रहेगा, यहाँ पे जो फॉस्फेट है
तो इस न्यूक्लियोटाइड की 3 प्राइम पे जो OH है या इसकी 5 प्राइम पे जो है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तो इसी प्रकार की डीएनए की स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन ये इन जनरल टर्म है, डीएनए के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसलिए ये डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाता है डीएनए के लिए। ठीक है, आरएनए के लिए ये चीज़ होता है। तो सबसे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि सबसे बेहतरीन जो है ना आंसर क्या है। ठीक है, सो देखिए, तो इसलिए हमने न्यूक्लियोटाइड को नहीं लिया है। न्यूक्लियोसाइड्स तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड से बनता है थोड़ी ना डीएनए फ्लेवर। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होगा, जो कि एक परफेक्ट आंसर है, जो डीएनए के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होगा तो आरएनए के लिए होगा, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होगा। ठीक है, अच्छा, फिगर दे रखा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, वही पिक्चर मैं जो बता रही हूँ, यहाँ पे जो मैंने बनाया, इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ ताकि आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे तो वही चीज़ दे रखा है कि बॉन्ड ये दोनों के बीच में है ना, इसमें फॉस्फेट इसमें फॉस्फेट है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। समझ रहे हो ना, यहाँ बुक में जैसे दे रखा है, बुक में देखिए ये शुगर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एडेनिन है, थायमिन है, तो इसका मतलब है कि ये कार्बन नंबर 1 है। समझ रहे हो ना। अच्छा, तो कार्बन नंबर 1 है, तो इसी प्रकार की यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस लिखा है ना। अच्छा, तो ये भी शुगर है, शुगर है, शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेसिस से 1 है, तो 1 2 ये रहेगा, ये 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा है, तो ये तो 5 कार्बन रहेगा, ये 1 है तो 2 है, 3 4 5 ऐसे इस तरीके से रहेगा। समझ रहे हो ना। अच्छा, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हाट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल ए इन द फिगर। स्मॉल ए कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे स्मॉल ए है ना। अच्छा, ये बोल रहा है कि स्मॉल ए क्या बता रही हैं। ठीक है ना, तो क्या बता रही हैं, तो फॉस्फेट कौन सी एरिया में है, तो 5 प्राइम फॉस्फेट पे है। समझ रहे हो ना, 5 प्राइम फॉस्फेट रहता है। यहाँ पे जो हमने पिक्चर बनाया था, यहाँ पे उसको देखिए, तो यहीं पे तो फॉस्फेट था। यहाँ ये 3 प्राइम मैंने बात की थी ना, 3 प्राइम पे OH होता है, 2 प्राइम पे डीऑक्सी इस तरीके से हो जाता है, और कार्बन 1 पोजिशंस पे हमेशा नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ेगा, तो 5 प्राइम में ही फॉस्फेट होता है। समझ रहे हो ना। अच्छा, तो इसलिए ए जो है ये क्या बता रही है, 5 प्राइम फॉस्फेट को बता रही है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इंडिकेट्स द बी। तो ये बी क्या बताएगा, बी क्या बताएगा, आप खुद ही बता दीजिए क्या बताएगा। ये 5 प्राइम है तो दूसरा एंड क्या रहेगा, 3 प्राइम रहेगा। देखिए, मैं एक अच्छा सा पिक्चर करके आपको बता देती हूँ, ताकि आपके सारे कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, हम अच्छे से देख लेंगे कि किस प्रकार की चीज़ें चलता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना ज़रूरी है। तो जब भी हम पिक्चर ड्रा करेंगे, मैं छोटा बड़ा कर लेती हूँ। तो शुगर की जो पिक्चर है, मतलब है कि कुछ ऐसे रहेगा, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, एंड यहाँ पे कार्बन 4, ये कार्बन 5 है। क्लियर हुआ। अच्छा, ये ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन रहता है। कार्बन 1 पोजीशंस में, सो पहला न्यूक्लियोटाइड जो होता है, कार्बन 1 पोजीशन में नाइट्रोजनस बेसिस कोई भी एक ऐड हो सकता है। ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यहाँ पे जो होता है दैट इज़ द OH। डीएनए के लिए यदि हम बात करेंगे, ये O नहीं रहता है, ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे फॉस्फेट रहेगा, ये 5 प्राइम है फॉस्फेट। दूसरे न्यूक्लियोटाइड की मैं पिक्चर बनाती हूँ। दूसरे न्यूक्लियोटाइड में हम देखेंगे कुछ इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे फॉस्फेट है, तो यहाँ पे उनका कार्बन 1, ये 2 पोजीशन, ये 3, यहाँ पे 4, ये 5 है। तो यहाँ पे भी वही कोई कुछ भी एक नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 प्राइम पे OH होता है, 2 प्राइम पे OH। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ये दोनों के बीच में बनता है, दैट इज़ द, ये क्या रहेगा ना, आपकी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। समझ रहे हो ना। अच्छा, तो इस प्रकार की और एक मैं बता देती हूँ, ताकि आप क्लियर हो जाओगे जो चीज़ें क्या किस तरीके से किस प्रकार से चल रहा है इसको। ठीक है, ये अच्छा मान के चलिए, है ना, इस तरीके से 1 by 1 ऐड होता रहेगा, डीएनए की लेंथ उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा,
तो यहाँ पे जो फॉस्फेट है इनकी 3 प्राइम के साथ जुड़ा, मतलब कि बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, ठीक है, आप मुझे बताइए, यहाँ पे नाइट्रोजनियस बेसिस है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे हुआ, मतलब कि किस तरीके से ऐसे चीज़ें चला कि हमेशा ये 5 प्राइम रहेगा, जो पहला न्यूक्लियोटाइड रहता है उनका 5 प्राइम फ्री रहता है, क्योंकि आप देख सकते हो बॉन्ड किन किन के बीच में बन रहा है, 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH के बीच में बन रहा है। पहला न्यूक्लियोटाइड की 3 प्राइम OH जो होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ तो एंगेज हो जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन उनकी 5 प्राइम एंड जो है फ्री रहता है। जो सबसे आखिर वाला, जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड रहेगा किसकी केस में ना, आपकी DNA बनाने या RNA बनाने के केस में, जो आखिरी वाला जो रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, उनकी 3 प्राइम OH जो है फ्री रहता है, क्योंकि जो लास्ट वाला है वो फिर किसके साथ बॉन्ड बनाना था, कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट के साथ, दूसरे न्यूक्लियोटाइड तो है नहीं, तो इसलिए जो DNA की जो हम पढ़ते हैं ना 5 प्राइम से 3 प्राइम इस तरीके से होता है एक स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पे समझ लीजिए, हो सकता है कि आगे के ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए DNA से हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि DNA में एडेनाइन हमेशा जुड़ा बनाता है थायमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा जुड़ा बनाता है साइटोसिन के साथ। तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे एडेनिन है, तो यहाँ पे थायमिन होना चाहिए एंड जुड़ा थायमिन कुछ यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस साइड में थायमिन होगा दूसरे साइड्स में थायमिन होगा, ये बॉन्ड बना लेगा। तो इसलिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे रहता है, उल्टा रहता है, ठीक है, उल्टा रहता है, जिस वजह से ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशंस रहता है, उनके 3 पोजीशंस फ्री रहता है। तो एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम जब रन करेगा, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम रन करता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे ये रहा इस तरीके से रहेगा, इनकी 3 प्राइम एंड फ्री रहता है, उनकी जो 5 प्राइम फॉस्फेट होता है, 5 प्राइम की जो फॉस्फेट रहेगा, यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट होता है, ये फिर और एक न्यूक्लियोटाइड के साथ कुछ ऐसे बॉन्ड बना लेता है उनकी 3 प्राइम OH के साथ, समझ रहे हो ना। तो इसलिए एक स्ट्रैंड ऐसे चलता है, दूसरा स्ट्रैंड इस तरीके से चलता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्या है, ठीक है ना। अच्छा, सो ये रहा आपके बी 3-5 प्राइम होगा, यहाँ पे तो और कुछ नहीं दे रखा है। मान लीजिए कभी कभी ये क्वेश्चन दे देगा इसको, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये जो होता है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है ना, ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए, एग्जाम में हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे व्हाट डज द फिगर रिप्रेजेंट, ये फिगर क्या बता रही हैं, पॉलीसैकेराइड्स है क्या, पॉलीसैकेराइड्स का मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले स्ट्रक्चर, नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोसाइड। मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड एंड साइड के बीच में डिफरेंसेस बता दिया था कि जब राइबोस शुगर के साथ सिर्फ नाइट्रोजनियस बेसिस है तो हम उसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। जब यहाँ पे आके के फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, तो लेंथ ऑफ DNA इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, DNA की लेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, या बेस पेयर है ना, बेस पेयर के हिसाब से कितना न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना, ये दोनों के हिसाब से हम लेंथ, DNA की लेंथ मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे कितना टॉन है, हर एक टॉन में 10 बेस पेयर रहता है, भी DNA की बात करेंगे तो बेस पेयर के हिसाब से उनकी लेंथ होगा एंड न्यूक्लियोटाइड की, है ना। अच्छा, ये बैक्टीरियोफाज एक है जिसमें 5-174, बैक्टीरियोफाज के नाम होता है 5-174 हाज कितना न्यूक्लियोटाइड्स होता है, उनमें सिंगल, याद रखिए यहाँ पे ना सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है। नॉर्मली DNA जो जेनेटिक मैटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंड में पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरियोफाज 5-174 जो होता है वो नाम होता है 5-174, उनमें आपको सिंगल स्ट्रैंडेड DNA देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। अच्छा, 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि बैक्टीरियोफाज लैम्बडाहाज, जो लैम्बडा है कितना, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 48 है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर इस्चेरिशिया कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई या ई कोलाई एक मतलब कि प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है ना, ये कि बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। ई कोलाई हैज रफली 40 मिनट ऑफ डबलिंग टाइम, ई कोलाई की रखा है, ई कोलाई हैज इज ए पैरासाइट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम,
E. coli has 4.6 into 10 to the power 9 base pair long genetic material, 4.6 है ना। ई कोलाई की 4.6 रहता है, 4.6.0 अब ऐसे याद रखिए 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 है, यहाँ पे जो 6 है वही रहता है, इतने लॉन्ग की रहता है। देखिए ई कोलाई पैरासाइट्स नहीं है यहाँ पे, ये हमारे डाइजेशंस के लिए भी हेल्प करता है, मतलब कि कुछ म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप चलता है, पैरासाइट्स नहीं, मतलब कि हम उनसे भी बेनिफिटेड होते हैं, वो भी हमसे बेनिफिटेड होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो डबलिंग टाइम उनकी रफली 20 मिनट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, बाई डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन चलता है, समझ रहे हो ना, दोनों डायरेक्शंस में होगा। एक बार मतलब कि एकदम यहाँ से स्टार्ट होके रेप्लिकेशन यहाँ पे एंड होने के लिए 40 मिनट लगता है, लेकिन इनके केस में बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशंस होता है, और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होने की वजह से तो पूरा काम करने के लिए 40 मिनट लगेगा, एक लोगों को, दो लोग वही काम को कितना टाइम पे कर लेंगे, 20 मिनट में कर लेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए उनका 20 मिनट होता है, हर 20 मिनट में ये क्या हो जाएगा, एक इक्वलाई से दूसरा इक्वलाई को डबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये न्यूक्लियोटाइड हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट, तो बताइए न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या देखने को मिलेगा। एक तो सुगार देखने को मिलेगा, सुगार है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजिनस बेसिस है, टाइड है, इसका मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजिनस बेसिस हेक्सो सुगार दे रखा है, नहीं पेंटोज सुगार है, और पेंटोज सुगार जो है वो राइबोज सुगार है। ये फॉस्फोरस ग्रुप नहीं, फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजिनस ग्रुप नहीं, ये नाइट्रोजिनस बेसिस फॉस्फेट ग्रुप राइबोज सुगार, ऑप्शन सी मुझे लग रहा है, फिर हम डी देख लेंगे। ये नाइट्रोजिनस बेसिस फॉस्फेट ग्रुप हेक्सो सुगार नहीं, हमेशा याद रखिए पेंटोज सुगार होता है 5 कार्बन, एंड उसकी नाम होता है राइबोज सुगार। तो 1 2 3 इस तरीके से 4 5 होता है, एंड ये ऑक्सीजन रहेगा। कार्बन 1 पोजीशंस में हमेशा नाइट्रोजिनस बेसिस ऐड होता है, एंड 5 पोजीशंस में फॉस्फेट। क्लियर हुआ। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पायरिमिडिन। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसको उन्होंने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं, एक तो प्यूरिन बेसिस होता है, दूसरा पायरिमिडिन बेसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन, ठीक है, पायरिमिडिन। प्यूरिन में AG, ठीक है ना, AG आप याद रखिए, जैसे हस्बैंड वाइफ बोलते हैं AG या बेगधा कुछ करके याद रखिए, एंड इसमें CUT कॉट याद रखिए। हालांकि जो U है वो आपको मतलब यूरासिल जो होता है RNA में होता है, एंड मतलब अगर DNA की बात करेंगे तो साइटोसिन एंड थायमिन होगा, RNA की बात करेंगे तो साइटोसिन एंड यूरासिल होगा। DNA में थायमिन होता है, यूरासिल नहीं होता है, RNA में यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको याद रखिए, ठीक है। अच्छा, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पायरिमिडिन, तो पायरिमिडिन में ये तीनों आ जाएंगे, तो थायमिन आ जाएगा, CUT याद रखिए ना, थायमिन यूरासिल साइटोसिन आ जाएगा, तो कौन नहीं आएगा, आडेनिन। आडेनिन के बदले में गुआनिन भी यदि दे देगा तो भी ये भी नहीं आता है। प्यूरिन याद रखिए, प्यूरिन जो होता है उनकी ये डबल साइक्लिक रिंग होता है, उनके स्ट्रक्चर एक हेक्सागोनल साइकिल होता है और एक पेंटागोनल साइकिल होता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से पेंटागन होता है, डबल साइकिल होता है। लेकिन पायरिमिडिन जो होंगे एक ही साइकिल हो गए हेक्सागोनल। प्यूरिन नाम छोटा लग रहा है, काम बड़ा, यहाँ पे नाम बड़ा लग रहा है, स्ट्रक्चर देखने के छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में दे रखा है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था, मतलब है कि आज हमारे पास हमारे जो DNA है उनकी सीक्वेंसिंग पता है, समझ रहे हो ना, आपके अंदर जितने भी DNA है उनकी कौन सी सेगमेंट्स है, कौन इंसुलिन के लिए जो जीन है, कैसे कोडिंग है, ये सारे चीज़ें हमको आज पता है। ये DNA मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था अंडर 2003 में, ठीक है ना, 2003 में उसकी काम हुआ था। मतलब ये प्रोजेक्ट एक फैमिली रॉयल फैमिली जो थे उनके सारे लोगों की DNA उन्होंने लेने के बाद उन्होंने उसको सीक्वेंसिंग करना स्टार्ट किया। मतलब कि आज हमारे पास पता है हमको, मान लीजिए आपके अंदर ह्यूमन में है क्रोमोजोम नंबर 1 है, तो क्रोमोजोम नंबर 1 की सीक्वेंसेस कुछ ऐसा होता है, उस पर्टिकुलर जो इंसुलिन बनाने वाले जीन है उसकी सीक्वेंसेस ऐसा है, या तो ठीक है ना ट्रिप्सिन बनाने वाले एंजाइम्स जो जीन होता है वैसे उनकी सीक्वेंसेस। आज हमारे पास ये सारे रिपोर्ट है, पता है, तो वहाँ से तो हम चीज़ें क्या करते हैं
हम ये सीक्वेंसिंग करवा लेते हैं, हमको उसके बाद पता लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम हुआ है, दिक्कत हुआ है, इसलिए कैंसर हुआ है, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, बदलाव हुआ। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात है, ठीक है। अच्छा, डैश इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली एंड इज प्रेजेंट इन आरएनए ओनली। अच्छा, वही चीज़ मैंने बात की थी कि याद रखिए साइटोसिन एंड थायमिन, साइटोसिन थायमिन जो रहेगा ये कॉम्बिनेशन सिर्फ डीएनए में होता है। थायामिन एंड यूरेसिल जो होता है ये आपके क्या रहेगा, तो याद रखिए कि थायमिन जो है वो सिर्फ डीएनए में होता है। यूरेसिल जो है वो आपकी सिर्फ क्या है, थायमिन जो है सिर्फ डीएनए में है, यूरेसिल जो होता है सिर्फ आरएनए में होता है। आर्डेनिन ग्वानिन दोनों में होता है, साइटोसिन भी दोनों में होता है, लेकिन थायामिन एंड यूरेसिल में कन्फ्यूजन है। थायमिन डीएनए के लिए होता है एंड यूरेसिल आरएनए के लिए होता है, ठीक है, वही है। तो ऑप्शन बी के साथ हम चलेंगे। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है, सॉरी डी बोल रहे हो, क्या है 20 दे रखा है। ये नाइट्रोजिनस बेसिस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू। तो नाइट्रोजिनस बेसिस पेंटोज शुगर के साथ कैसे कौन सी चीज़ें बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो है देखिए, और यहाँ पर स्मार्ट क्वेश्चन है, तो मतलब कि एन लिंक्ड है या ओ लिंक्ड है इसके बारे में दे रखा है। मैंने आपको हमेशा बताई थी, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा तो लगेगा आपको तो पता है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 है, मैंने हमेशा बात कर रही थी कि यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस ऐड होगा। नाइट्रोजिनस बेसिस कुछ भी हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, याद रखिए यहाँ पे जो बॉन्ड होता है दिस इज द एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ओ नहीं है ना, ओ नहीं एन होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बेस प्लस शुगर, बेस एंड मतलब कि नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस शुगर ये मिलेगा, हम उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, समझ रहे हो ना। तो न्यूक्लियोसाइड होगा। बेस बोलेंगे तो नाइट्रोजिनियस बेसिस जो ATGC होता है। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, टाइड होगा तो इसका मतलब है कि फॉस्फेट ऐड हो गया तो हम उसको टाइड कहेंगे। तो नाइट्रोजिनियस बेसिस राइबोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसिस हो सकता है, ठीक है ना। नाइट्रोजनस बेसिस हेक्सोज शुगर तो नहीं होगा। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, हाँ न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुड़ेगा ये भी हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ तक तो न्यूक्लियोसाइड था, फॉस्फेट ऐड हो गया, हो जाएगा, ठीक है ना। बोथ ए एंड सी, हाँ बोथ ए एंड सी जो है करेक्ट है, क्योंकि ए भी वही बोल रहा है एंड सी भी वही बोल रहा है। क्वेश्चन आप देखोगे कैसे मतलब कि दे रखा है, न्यूक्लियोसाइड प्लस बेसिस, ये भी तो सही है ना, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे तो ये 2 आ जाएंगे, और इंडिविजुअली ऐसे दे रखा है, ठीक है। 22 हो गया। 23 की बात करेंगे। यूरासिल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच शुगर, यूरासिल जो है, यूरासिल आपकी आरएनए के में ही दिखने को मिलेगा, एंड आरएनए में जो शुगर है, देखिए शुगर की जो डिफरेंसेस होता है डीएनए आरएनए में, राइबोज शुगर जो है आरएनए में होता है, क्योंकि उनमें 2 प्राइम पे OH होता है, यहाँ पे होता है इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस से जुड़ेगा। तो ये है यूरासिल आरएनए में होता है, तो ये तो ओ जो है रिमूव नहीं हुआ है, तो डीऑक्सीराइबोज तो नहीं होगा, ये क्या होगा ना राइबोज शुगर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा ना राइबोज शुगर होगा, क्लियर हुआ। अच्छा, यूरासिल इज एसोसिएटेड विथ, तो जनरली डीऑक्सीराइबोज नहीं, डीऑक्सीराइबोज तो नहीं है, समटाइम्स राइबोज, समटाइम्स क्या, यूरासिल तो सिर्फ आरएनए में होता है, समटाइम्स क्या है कुछ नहीं, तो ओनली राइबोज है ना, उस सिर्फ राइबोज है, ये वाला आंसर होगा 23 के। उसके बाद देखेंगे क्या 5 प्राइम है ना, 5 प्राइम बात करेंगे। 5 प्राइम एंड ऑफ राइबोज शुगर बियर्स, राइबोज शुगर की 5 प्राइम एंड में क्या होता है, यहाँ पे यहाँ कौन ऐड होता है 5 प्राइम एंड में, कौन ऐड होता है 5 प्राइम एंड में, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे 1 में नाइट्रोजनस बेसिस फॉस्फेट। 3 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बियर्स, 3 प्राइम एंड यहाँ पे जो 3 प्राइम होता है, तो 3 प्राइम एंड में कौन रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, समझ रहे हो ना। एक ही स्ट्रक्चर देखिए कितना क्वेश्चन आ सकता है, ये आपकी बिल्कुल बारीकी से आपकी कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी देने के लिए, आप कितना समझे हैं, ठीक है ना। और
वही है। तो 3 प्राइम एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल डैश ग्रुप प्रेजेंट एट द पोजीशन ऑफ द राइबोज। आरएनए की यदि हम बात करेंगे, आरएनए में एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू में एक एडिशनल क्या रहता है, ओएच ग्रुप रहता है, जो कि डीएनए में नहीं होता है, ठीक है ना। डीएनए में आपको 2 प्राइम जो है ना 2 प्राइम पे सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ओएच नहीं होता है। तो एडिशनल एक ओएच ग्रुप दिखने रहेगा कहाँ पे ना, कार्बन यहाँ पे हो ये 2 पोजीशंस में, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। थायमिन कैन ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड एज, थायमिन को हम और क्या बोल सकते हैं, देखिए थायमिन क्या है, पायरिमिडिन है। पायरिमिडिन में मैंने आपको बात की थी कौन सी टाइप की जो है ना रिंग होता है, हेक्सागोनल रिंग होता है, याद रखिए। इनकी जो 5 प्राइम होता है ना यहाँ पे कि मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है ना। 5 पे मिथाइल यूरासिल हम कहते हैं। तो जो वजह हो ना कि आरएनए जो है जेनेटिक मैटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मैटेरियल है, पहला जो था आरएनए था जेनेटिक मैटेरियल, ठीक है। उसके बाद डीएनए आया। आरएनए को अनस्टेबल माना गया, क्यों, क्योंकि एक तो है उनके राइबोज जो शुगर है, राइबोज है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप रहता है, वो किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा। दूसरा होता है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है ना। मतलब कि जो यूरासिल होता है 5 मिथाइल, मतलब यूरासिल्स में मिथाइल ग्रुप नहीं होता है, थायमिन में मिथाइल ग्रुप होता है। मिथाइल ग्रुप होने की वजह से थायमिन में क्या होगा ना, आपकी स्टेबिलिटी आ जाता है, जो यूरासिल्स में मिथाइल ग्रुप नहीं होता है। मतलब कि स्ट्रक्चर सिमिलर होता है थायमिन एंड यूरासिल्स की, सिर्फ डिफरेंसेस वही होता है। यूरासिल की 5th पोजिशंस में यदि आप एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर लोगे दैट विल बिकम द थायमिन। तो थायमिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है ना, डीएनए में होता है। यदि डीएनए में होगा तो यहाँ पे क्या है ना, मिथाइल ग्रुप है तो स्टेबल है, समझ रहे हो ना। ये भी एक वजह होता है डीएनए क्यों स्टेबल है, आरएनए क्यों स्टेबल नहीं है। एक तो इस शुगर के मामले में एक है, दूसरा मामला है आपकी थायमिन में एक मिथाइल ग्रुप होता है। 5 मिथाइल यूरासिल को, मतलब कि यूरासिल में यदि आपने एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर लोगे दैट विल बी द थायमिन, और कुछ नहीं है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। फ्रेडरिक मिशर आइडेंटिफाई, उन्होंने वो क्या कह रहे थे, जो न्यूक्लिक एसिड्स है ना, जो पॉज सेल हुआ था, मान लीजिए कि कहीं पे आपका इंजरी हुआ, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ टाइम के बाद व्हाइटिश कलर की पॉस डेवलप हो जाता है ना। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे फ्रेडरिक मिशर उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किए थे पॉस सेल्स के अंदर। तो इसलिए आइडेंटिफाई द डीएनए एज द एसिडिक सब्सटेंसेस उन्होंने बताए थे। न्यूक्लिन उनके नाम उन्होंने बताए थे, न्यूक्लिन, जो कि 1869 था। आइडेंटिफाई द बेसिक सब्सटेंसेस, ये बेसिक नहीं है, एसिडिक सब्सटेंसेस है, नेम न्यूक्लिन। Identified DNA as the acidic substances and named it nuclein in 1896 नहीं 69 में उन्होंने दिए थे। ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, पॉज सेल न्यूक्लिक एसिड्स की ऐसे डिस्कवर हुआ था। जो बैंडेज, मतलब कि जो रैपिंग करने के लिए जो बैंडेज हम लगाते हैं ना, वहाँ से उन्होंने उसको निकाले थे। अच्छा, ये क्या है, ये लैकोप्रेन के बारे में दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 से हम बात करेंगे क्या क्या दे रखा है, देखेंगे। ये एक लैकोप्रेन है। लैकोप्रेन को याद रखने के लिए कल भी हमने वही डिस्कस किए थे, है ना। तो आपने आर पॉज याद रखिए, आर रिप्रेसर होता है, पी प्रमोटर होता है, ओ ऑपरेटर होता है, एस होता है स्ट्रक्चरल जेन। एंड इनके केस में मतलब कि जो आपके मतलब लैकोप्रेन के लिए स्ट्रक्चरल जेन होता है ZY है, ठीक है। अच्छा, तो ये है, तो लैकोप्रेन की मामला ये होता है, मैं आगे आपको बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन हम थोड़ा रीड कर लेंगे। ये तो क्वेश्चन मतलब कि दे रखा है, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय एम इन द फिगर। अच्छा, इस फिगर को हमको देखना पड़ेगा, एम कहाँ है उसको भी देखना पड़ेगा। एम कहाँ गया, यहाँ पे एम है, ठीक है, यहाँ पे एम है। तो ZYA है ना, तो वाई है रहेगा, वाई, ठीक है, वही रहेगा। यहाँ पे मैंने बात किया कि स्ट्रक्चरल जिनमें जेड रहेगा जो कि बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है, वाई जो कि परमेज बनाता है, ए जो कि मतलब कि अल्फा दे रखा है तो जो कि ट्रांसएसिटाइलेज बनाता है। ZYA यहाँ पे देख सकते हो, ये उसमें इसमें तो यहीं पे, यहाँ पे देखिए वाई है ना, ठीक है। अच्छा, हम देख लेंगे क्या दे रखा है ऑप्शंस में। वाइजिन रहेगा, ठीक है ना, वाइजिन है तो ऑप्शन में, ठीक है, वाइजिन है तो वाइजिन होगा। क्लियर हुआ, वाइजिन होगा, ZYA जन। व्हाट इज इंडिकेटेड आर इन द फिगर, आर कहाँ गया, आर को ढूंढना पड़ेगा। आर
यहाँ पे आर है, ठीक है, यहाँ पे आर है। तो आर यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है ना। आर देखिए पहले समझा देती हूँ, तो उसके बाद हम देखेंगे। देखिए तो क्या है ना, इधर हम बात करेंगे लैक ऑपरेंड, और मतलब कि ऑपरेंड्स क्या होता है ना, एक ग्रुप ऑफ, है ना, एक ग्रुप ऑफ और क्लस्टर ऑफ जीन होता है जहाँ पे एक रिप्रेसर आएगा, आरपॉज याद रखिए, आरपॉज, RPOS, आरपॉज रिप्रेशर। यहाँ पे रहता है प्रोमोटर, फिर रहता है ऑपरेटर, उसके बाद रहेगा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब है कि वैसा जीन जहाँ से आरएनए बनेगा, मतलब डीएनए की वो सेगमेंट वहाँ से आरएनए बनेगा, समझ रहे हो ना, इसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। एंड लैक ऑपरेंड के केस में हमको ZYA जीन मिलता है जो कि स्ट्रक्चरल जीन होता है। जेड जीन से आपकी बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड वाई जीन से बनेगा परमिएज, एंड ए जीन से बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। अच्छा बीटा गैलेक्टो, तो आर जो है, आर स्टैंड फॉर, यहाँ पे क्या होता है ना, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, समझ रहे हो ना, आरएनए बनेगा और आरएनए से कुछ रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेसर ये होता है प्रोमोटर, पी स्टैंड फॉर प्रोमोटर। आपको पता होगा आरएनए पॉलीमरेज आके कहाँ बाइंड करते हैं, जब भी ट्रांसक्रिप्शन होना है आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर एरिया में आके बाइंड करते हैं। तो ये रहा है प्रमोटर, ठीक है ना, मतलब कि ये बताता है कि यहीं पे आपको आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवानी है। और ये ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटर होता है, ठीक है। अच्छा लैक ऑपरेंड में हम क्या पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया की फेवरेट खाना जो होता है ग्लूकोज होता है। मान लीजिए ग्लूकोज नहीं है एनवायरनमेंट में, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, और लैक्टोज है एनवायरनमेंट में, ग्लूकोज नहीं है, क्या है, लैक्टोज है। मैंने वही चीज़ भी आपको बताया था कि पिज़्ज़ा है, खिचड़ी है, दो ऑप्शंस आपके पास है, और जब आपको भूख लग रहा है आपके पास, आप क्या प्रेफर करोगे, सबसे पहले आप तो पिज़्ज़ा प्रेफर करोगे, ठीक है ना। अच्छा तो पिज़्ज़ा प्रेफर करोगे तो तब तो खिचड़ी को डाइजेस्ट करने वाली चीज़ें की कुछ ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास पिज़्ज़ा नहीं है और भूख है और एक ही ऑप्शन है खिचड़ी, तो क्या होगा, तो खिचड़ी ही लोगे क्योंकि भूख लग रहा है, समझ रहे हो ना। तो कंडीशंस वही है, जब ग्लूकोज नहीं रहता है, याद रखिए ग्लूकोज की एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो इसलिए एक एंजाइम्स उसको बनाना पड़ेगा, दैट इज द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंड वही बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, करता वही है, मतलब कि लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर लेगा। क्लियर हुआ, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, देखिए जब ग्लूकोज रहता है ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, ये जाके ऑपरेटर में बाइंड हो जाता है, ठीक है, इस एरिया में बाइंड हो जाएगा। जब ये वहीं पे बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर मूव नहीं कर पाता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये बाइंडिंग है, तो ये जीन कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। अच्छा जब लैक्टोज आ जाए मिडियम के अंदर, जब लैक्टोज एंट्री करेगा, ये लैक्टोज क्या करेगा ना, इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन उनका था यहीं पे, तो ये लैक्टोज जो है मतलब इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो बाइंड हो जाएगा तो इसको और इसके साथ बाइंड करने नहीं देगा, तो अब ऑपरेटर फ्री है, एंड ऑपरेटर फ्री है तो क्या होगा, ऑपरेटर फ्री है तो ये क्या करेगा ना, आगे की ओर मूव करेगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स बनाएगा और परमिएज बनाएगा, और ज़्यादा लैक्टोज एंट्री करेंगे। परमिएज क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करवा देता है, और ज़्यादा सेल के अंदर लैक्टोज एंट्री करेंगे, एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बन गया, लैक्टोज ब्रेक होगा, ग्लूकोज मिलेगा, तो बैक्टीरिया की खाना मिल गया, डाइजेस्ट हो गया। तो वही चीज़ें होता है, क्लियर हुआ। नॉर्मल कंडीशंस में मतलब कि जब तक ग्लूकोज रहता है ये जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें ऑफ रहता है, कुछ चीज़ें की ट्रांसक्रिप्शन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्लूकोज जब नहीं है ये चीज़ें ऑन हो जाता है, उसको ऑन करवाता है लैक्टोज, तो इट इज़ ए इंड्यूसेबल ऑपरेंट। ये क्या होता है, ये एक इंड्यूसेबल ऑपरेंट होता है, क्लियर हुआ। अच्छा तो हम देख लेंगे क्वेश्चन कुछ, देखिए यहाँ पे दे रखा कि इनको ये क्या पता है ना, देखिए तो ये है इंडियो आई लिखा है, उसको हम रिप्रेशर मान के चलेंगे, है ना, इनहिबिटर या रिप्रेसर मान के चलेंगे, जो जाके ऑपरेटर में बाइंड हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आर जो है रिप्रेसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए रिप्रेसर हो गया, रिप्रेसर एमआरएनए,
रिप्रेसर को इनएक्टिव कौन कर रहा है, तो ये है लैक्टोज होगा। समझ रहे हो ना, ये लैक्टोज आएगा। मान लीजिए लैक्टोज जब आता है तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है ऑपरेटर में। यहाँ पे देखिए ना, ये पहले स्टेज में यहाँ पे जाके ये ऑपरेटर में बाइंड हो रहा था, तो इसलिए रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेंड। तो यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा था, कुछ बीटा गैलेक्टोसिडेज वगैरह आपको दिखाई दे रहा है क्या? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है यहाँ पे बन रहा है। क्लियर हुआ? बीटा गैलेक्टोसिडेज ये आइसोमरेज, ये सारी चीज़ें मतलब कि जेड जीन से इस तरह की चीज़ें बनता है। क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें यहाँ पे होता है लेकिन यहाँ ऊपर नहीं है। तो वही चीज़ है, तो थोड़ा हम बात कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो आर जीन रिप्रेशर होता है, रिप्रेशर। अच्छा, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय एन इन द फिगर? स्मॉल एन कहाँ है? एन। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, ये क्या है? इंड्यूसर का मतलब है कि लैक्टोज है। लैक्टोज इज द इंड्यूसर है। ऐसा कुछ है क्या? लैक्टोज। व्हाट इज द इंड्यूसर? इंडक्शन नहीं। अच्छा, इंडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, डिफ्यूजन। अच्छा, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, ये क्या दे रखा है? एन इंड्यूसर, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इन प्रेजेंस ऑफ, अच्छा कहाँ गया? इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर के प्रेजेंस में ये क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इंड्यूसर है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन तो नहीं होगा। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय क्यू इन द फिगर? क्यू को हम देख लेंगे, क्यू कहाँ है? यहाँ पे क्यू है ना? क्यू है, तो क्यू है तो ये क्या बता रही हैं? पूछा है क्यू क्या बता रही हैं? व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द क्यू? क्यू क्या बता रही हैं? तो हम थोड़ा देख लेंगे। अच्छा, क्यू, हाँ, तो देखिए ये बीटा गैलेक्टोसिडेज बन गया, परमेज ट्रांस एसिटाइलेज बना, ठीक है ना? परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांसलेशन हुआ, ये होता है ट्रांस एसिटाइलेज। मैंने बात किया था ना, जेड वाई एज जायाजीन होता है, जाया, जेड स्टैंड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई परमेज एंड ए जो होता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो वही पूछा है, तो ये हो गया, ठीक है। और क्या क्वेश्चन दे रखा है? 33। अच्छा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ट्रांस एसिटाइलेज उसके आंसर रहेगा। तो जेडी वाटसन एंड एफ.एच. क्रिक, वाटसन क्रिक यूटिलाइज एक्सरे डिफ्रैक्शंस डाटा प्रोड्यूस्ड बाय, उन्होंने किसकी डाटा उन्होंने बताए थे? तो रोजालिन फ्रैंकलिन, माउरिक विंकलिन्स एंड रोसलिंड फ्रैंकलिन, है ना? तो ये एक्चुअली क्या हुआ था ना, वहीं पे एक ट्रायंगल लव स्टोरी था, ऐसा सुना जाता है, पता तो नहीं, ठीक है। ऐसा सुना जाता है कि ये जो है ना रोजालिंड फ्रैंकलिन जो थे, ये एक फीमेल है, मतलब कि एक लड़की है, ठीक है ना। वो उनके जो लाइब्रेरी के अंदर यार ये माउरिन विंक्स ये जो थे, उन्होंने एक्सरे मतलब कि डीएनए को जो एक्सरे डिफ्रैक्शंस के अंदर इसके ऊपर काम कर रहे थे, उनके पास ये डाटा था। ये उनको क्या कर रहे थे? प्यार कर रहे थे, तो उनके गर्लफ्रेंड थे, तो इसलिए सारे चीज़ें उनको पता था। लेकिन ये जो है, इन्होंने वही वाटसन एंड क्रिक दोनों में से कोई इसी एक को उन्होंने वो भी प्यार कर रहे थे, पता नहीं, मतलब याद नहीं, पता तो है, याद नहीं किसी वाटसन को, ये क्रिक को मुझे पता नहीं, तो प्यार कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो रोजालिन फ्रैंकलिन जो है, ये इसको प्यार कर रहे थे, ये उनको प्यार कर रहे थे, ठीक है ना। वो उसको सारा डाटा बता दिया। पीएचडी स्कॉलर थे ना, मतलब कि पीएचडी कर रहे थे, तो अभी जो है ना वहाँ से उनको डाटा मिल गया, है ना, वाटसन एंड क्रिक को। ये शायद एक तो टीचर थे, एक स्टूडेंट थे, तो इसलिए उनको डाटा मिल गया। डाटा मिलने के बाद उन्होंने ये चीज़ किया, फिर उसके बाद नोबेल प्राइज उन लोगों को मिल गया, उसको तो नहीं मिला। और इनकी बाद में उनके कैंसर में भी डेथ हो गया, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ कुछ हुआ था, स्किन कैंसर वगैरह होकर डेथ हो गया। तो नोबेल प्राइज ये लोगों को नहीं मिला, लेकिन ये बेचारा हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल लव स्टोरी कुछ ऐसा था, इसलिए उन लोगों से ये यूनिक था, इसलिए मतलब गर्लफ्रेंड बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है, तो फिर धोखा हो जाएगा। अच्छा, देखेंगे फिर। हाँ, ऐसा सुना जाता है, पता नहीं कितना सच है झूठ है, पता नहीं, फिर भी है ना। एरिन जो चारगप्स थे, चारगप्स की एक रूल था, चारगप रूल याद रखिए। जो एडेनिन एंड थायमिन एंड गुआनिन रेशियो जो होता है,
आर्डेनिन एंड थायमिन डिवाइडेड बाई ग्वानिन एंड साइटोसिन, उनके रेशियो जो है कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि आपको जैसे पता होगा आर्डेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ा बनाता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ा बनाता है। तो आर्डेनिन एंड थायमिन, द रेशियो ऑफ आर्डेनिन एंड थायमिन, ठीक है, 2000 फाउंड दैट द रेशियो ऑफ आर्डेनिन एंड थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन रेशियो जो है कांस्टेंट रहता है, मतलब कि 1 होता है। ठीक है, जितना आर्डेनिन एंड थायमिन रेशियो मिलके होगा उतना साइटोसिन एंड, मान लीजिए ये 50 हुआ आर्डेनिन प्लस ग्वानिन, तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन जो होगा वो भी 50 होगा, तो 50/50 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, डीएनए हैज 2 स्ट्रैंड व्हिच आर, क्या होता है, मतलब एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम उसको कहेंगे। एक तो 5 प्राइम से 3 प्राइम चलेगा, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया। देखिए यहाँ पे 5 से 3 चल रहा है, यहाँ पे 3 से 5 चल रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको बतानी है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस चीज़ें, है ना। देखिए, व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल ए कहाँ, यहाँ पे स्मॉल ए है। ठीक है, अच्छा, स्मॉल है ए है, तो ये क्या बताता है? देखिए, एक एक्सोन होता है कि इंट्रोन होता है। ठीक है, रिमूवल जो आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाएगा, मतलब कि जो आरएनए स्प्लाइसिंग की वजह से जो चला जाता है, इंट्रोन हम कहते हैं। एक्सोन जो होते हैं ऐड होते हैं, तो स्मॉल ए जो रहेगा वो एक्सोन होता है, क्योंकि वो ऐड हो रहा है बाद में। आप देख सकते हो एक्सोन जो है, मतलब कि जो लाइट कलर की है ये एक्सोन है। ठीक है, ऐड हो रहे हैं। बी इसको दे रखा है, ये इंट्रोन होगा। ठीक है, बी जो रहेगा वो इंट्रोन हो जाएगा, बी इंट्रोन होगा। ये एक्सोन यहीं पे है। ठीक है, अच्छा, फिर क्वेश्चन देखेंगे। द बैकबोन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कॉन्सिस्ट ऑफ, जो बैकबोन होता है एक्चुअली क्या है ना, कुछ इस तरीके से होता है, मतलब कि जो शुगर फॉस्फेट रहेगा नाइट्रोजनस बेसिस एक साइड्स में होता है, तो शुगर एंड फॉस्फेट्स में इस तरीके से शुगर फॉस्फेट में बैकबोन होता है, नाइट्रोजनस बेसिस एक साइड में रहेगा। क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर आप देखिए ना, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। देखिए, जब स्ट्रक्चर आप देखोगे मतलब है कि ठीक है, ये शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे मान लीजिए नाइट्रोजनस बेसिस है ना, नाइट्रोजनस बेसिस है, मान लीजिए आर्डेनिन है। तो इसी प्रकार की यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी फिर ऐसे ही रहेगा, तो फॉस्फेट है, यहाँ पे मान लीजिए नाइट्रोजनस बेसिस और कुछ है। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए थायमिन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे इस जो रहेगा, जो बैकबोन है, जो रियली जो बैकबोन है, ये शुगर एंड फॉस्फेट से ये स्ट्रेट से बनी हुई है, एंड बीच में यहाँ पे इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसिस है। तो इसलिए क्या होता है ना, मतलब कि कुछ ऐसे ही रहेगा, शुगर फॉस्फेट से उनकी बैकबोन बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, एंटी पैरेलल पोलैरिटी इज एग्जिबिटेड बाय, तो वो डीएनए से ही होता है, क्योंकि आरएनए जो होता है नॉर्मली आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी जो रहेगा उसमें रहेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू इन केस ऑफ डीएनए, तो डीएनए उनमें से ट्रू क्या है? आर्डेनिन है जो थायमिन के साथ जुड़ा बनाता है, ये तो सही है। ग्वानिन साइटोसिन के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आर्डेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थायमिन, ये तो सही है। आर्डेनिन फॉर्म पाई बॉन्ड विथ थायमिन, ये तो गलत है। तो ए सही है, बी भी सही है, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, दोनों सही है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इज एग्जिबिटेड बाय व्हिच डीएनए बेसिस इन द डबल हेलिक्स, तो 3 किन किन के बीच में होता है? ग्वानिन साइटोसिन के बीच में। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए हैज ए पिच ऑफ, तो जो पिच है कितना रहता है डबल हेलिक चीज़ों में? 3.4 नैनोमीटर होगा, नहीं तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना, पिच मतलब है कि, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड को यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे, है ना, तो पिच क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है एक पिच कहते हैं। ठीक है ना, पिच, इसको यदि आपने नैनोमीटर में एक्सप्रेस करोगे 3.4 नैनोमीटर होता है, यदि आपने एंगस्ट्रॉम में करोगे 34 एंगस्ट्रॉम होता है। याद रखिए, कुछ ऐसे होता है। तो ऑप्शन क्या याद रखा है? 0.34 नैनोमीटर, नहीं 0.34 नैनोमीटर क्या होगा ना, एक पिच के अंदर
10 बी वीडियो ने की यदि हम बात करेंगे 10 बेस पेयर होता है। बेस पेयर समझ रहे हो तो मान लीजिए यहाँ पे आर्डेनिन है तो थायमिन रहेगा, ग्वानिन है साइटोसिन रहेगा, थायमिन है तो आर्डेनिन रहेगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन रहेगा। तो एक बेस पेयर एंड दूसरे बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस रहता है 0.34 नैनोमीटर रहता है, समझ रहे हो ना। सो 3.4 नैनोमीटर लिखा है, 34 एंगस्ट्रॉम लिखा है, तो बोथ ए बी एंड सी। ये थोड़ा एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर की जो पंगा है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि क्वेश्चन आएगा फिर ये वाला जो है क्वेश्चन बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा बेसिक्स से लेकर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अच्छा तो देखा कि डबल हेलिक्स DNA प्रपोज बाय वाटसन क्रिक, हाउ मेनी बेस पेयर इन 1 टन, ठीक है। एक पिच या 1 टन में अभी मैंने आपको बताया 10 रहता है, 10 इस तरीके से बेस पेयर 10 रहता है, तो 10 आंसर हो जाएगा। 44 हम देखेंगे, what confer additional stability to double helix model of DNA apart from hydrogen bond। additional stability उसको कौन बना रही है। one base pair provide inductive effect to the other, one base pair stacked over other। एक base pair जो है stacking है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक होता है एंड ऐसे फिसल गया, जिसमें 3D डायमेंशंस में होता है, स्टैकिंग होता है। परपेंडिकुलर तो वन बेस पेयर परपेंडिकुलर नहीं होता है, वो जो स्ट्रैंड है ये अपने एक दूसरे से ऐसे परपेंडिकुलर चलते हैं, बेस पेयर नहीं है। वन बेस पेयर इंटरेक्ट विथ अनदर बेस पेयर भाया स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे कोई हिंड्रेंस की बात नहीं आता है, स्टैक रहता है इस वजह से। तो ये DNA की बारे में हो गया, कल हम ट्रांसक्रिप्शंस में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। थैंक यू।